नमस्कार, केमिस्ट्री स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सूबेदार यादव है। आई एम ए फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चुनाव मिर्ज़ापुर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंतर्गत जो 3 तरह के रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन एंड सिग्मा ट्रॉपिक, उसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पर आज डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले, चूँकि पहले लेक्चर में हमने इस बात पर चर्चा किया था कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, सिमेट्री कैसे हम लोग देखते हैं, सिमेट्री को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एक ग्लिम्स के रूप में हम सिर्फ एक लाइन कहना चाहेंगे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शंस हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करते हैं, सिर्फ हीट और लाइट से इनिशिएट होते हैं और किसी भी एक्सटर्नल रिएजेंट का प्रभाव इनके रेट को प्रभावित नहीं करता। अगर आप कोई एक्सटर्नल रिएजेंट इसमें डालेंगे तो इनका रेट कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है। बेसिकली 3 तरह के पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन एंड सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक नाम से ही क्लियर है, इसमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कोई ना कोई साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। दूसरे टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग साइक्लोएडिशन रिएक्शन कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि एडिशन रिएक्शंस हमेशा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कंपाउंड्स में होते हैं। तो यहाँ 2 या 2 से अधिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। कंडीशन ये है कि ये सभी रिएक्शंस सिर्फ हीट या लाइट से ही इनिशिएट होंगे, थर्मली होंगे या फोटोकेमिकली होंगे। एक तीसरा रिएक्शन होता है, इसको हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी नाम इसके नाम को देख करके हम समझ सकते हैं कि सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड है और ट्रोपस मतलब होता है मूवमेंट। कोई एटम और ग्रुप अगर अपने सिग्मा बॉन्ड के साथ मूव करता है तो उसको हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को देखें तो जैसा हमने भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और कोई न कोई साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे रिएक्शंस में जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो एक रिंग ओपनिंग क्लोजिंग रिएक्शन यह है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक रिंग की ओपन चेन कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सारे रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट हमारा बनता है, जो साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, उसमें एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है और जो हमारा सबस्ट्रेट होता है उसमें से एक पाई बॉन्ड कंज्यूम हो जाता है। तो ये कोई भी कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम होता है, जैसे ब्यूटाडाइन है, 135 साइक्लोहेक्साट्राईन है, आप इनके देखिए कि इनकी जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं, जैसे ब्यूटाडाइन में देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, ये आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह से 135 हेक्साट्राईन में आप देखिए कि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 से जुड़ करके एक नया सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यहाँ और एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप सबस्ट्रेट में देखिए कि कुल मिलाकर के इसमें 135 हेक्साट्राईन में 3 पाई बॉन्ड हैं, जबकि प्रोडक्ट में आप देखिए कि सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड है और एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ने का, वो 2 ही ऑब्जेक्टिव है। एक तो ये कि ये रिएक्शन थर्मल होगा कि फोटोकेमिकल होगा। हमने आपको बताया कि हम ब्यूटाडाइन को देखेंगे, 135 हेक्साट्राईन को देखेंगे, तो कौन सा रिएक्शन थर्मल कंडीशन में होगा, कौन सा रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा, हीट देने से होगा कि लाइट देने से होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। जो मेथड है हमारा इन सारे रिएक्शंस को स्टडी करने का, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बेसिकली जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है, उसी को देख करके स्टडी किया जाता है। लेकिन इसमें जो मेथड्स हमारे स्टडी करने के हैं रिएक्शन को, कि रिएक्शन होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन अलाउड होगा कि फॉरबिडन होगा कोई प्रोसेस, तो 3 तरह के मेथड्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन है वुडवर्ड एंड हॉफमैन रूल्स, इसको हम लोग कोरिलेशन डायग्राम भी कहते हैं। इस मेथड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री हम लोग मैच कराते हैं। अगर थर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है तो उसको मैच करा के देखेंगे, फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है तो उसको मैच करा करके देखेंगे। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री मैच होती है तो रिएक्शन अलाउड होगा, अगर सिमेट्री मैच नहीं होती है तो अलाउड नहीं होगा। सिमेट्री मैच होने को हम लोग सही टर्म अगर कहें तो सिमेट्री कंजर्व है कि सिमेट्री कंजर्व नहीं है। और 2 तरह की सिमेट्री की यहाँ चर्चा होगी, एम एंड C2 सिमेट्री, जिसके बारे में डिटेल हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे एम और C2 सिमेट्री आप देखेंगे। एक दूसरा मेथड है जिससे हम लोग स्टडी करेंगे इस रिएक्शंस को, वो है FMO मेथड। इसमें जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, चाहे सबस्ट्रेट के देखिए चाहे प्रोडक्ट के देखिए,
हम उन सब को कंसीडर नहीं करते, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो HOMO होता है सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं और उसी को देख करके ये डिसीजन ले लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगा। जो तीसरा मेथड है जिसको हम लोग PMO मेथड कहते हैं, परटर्बेशनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड, या इसको हकल मोबियस अप्रोच भी कहते हैं हम लोग। इसमें हम लोग एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले करके उसका ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है कि एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, और इस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड होगा या अलाउड होगा और फॉरबिडन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई सबस्ट्रेट कोई किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे ब्यूटाडाइन है और साइक्लोब्यूटीन में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3,5 हेक्साट्राइन है और साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों ही किसी भी प्रोडक्ट में आप देखिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में, तो जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जो दोनों टर्मिनल एंड होते हैं, जो टू टर्मिनाई होते हैं, आप कह दीजिए कि अगर ब्यूटाडाइन को देखिए तो एक टर्मिनल कार्बन नंबर 1 है जबकि दूसरा टर्मिनल कार्बन नंबर 4 है, ये दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। तो अगर इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो जो p ऑर्बिटल कार्बन नंबर 1 एंड लास्ट कार्बन पर है, चाहे कार्बन नंबर 4 हो ब्यूटाडाइन के केस में, चाहे हेक्साट्राइन इनके केस में कार्बन नंबर 6 हो, ये दोनों कार्बन के p ऑर्बिटल इंड टू इंड ओवरलैपिंग करेंगे तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये दोनों कार्बन के ऑर्बिटल अगर इंड टू इंड ओवरलैपिंग करना चाहते हैं तो दोनों को रोटेट करना होगा, और दोनों के रोटेशन दो तरह से पॉसिबल हैं। इन दोनों ऑर्बिटल की जो रोटेशन है वो दो तरह से पॉसिबल हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ में यह है कि दोनों ही क्लॉकवाइज रोटेट करें, जैसे इसमें देखिए ये कार्बन नंबर 1 का p ऑर्बिटल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो कार्बन नंबर 2 का भी ऑर्बिटल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। आप कह सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करें, चाहे इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे रोटेशन को हम लोग कहते हैं कान रोटेशन। और एक दूसरा तरीका ये है कि अगर कार्बन नंबर 1 का p ऑर्बिटल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो लास्ट कार्बन का जो सेकंड टर्मिनाई है, जैसे यहाँ कार्बन नंबर 4 है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो रिंग की जो ओपनिंग क्लोजिंग है इसमें दोनों p ऑर्बिटल अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हों तो इससे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, ऐसे रोटेशंस को हम लोग डिसरोटेशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब आप ब्यूटाडाइन पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटीन इंटर कन्वर्जन। इसको हम लोगों को देखना है कि रिएक्शन थर्मल होगा कि फोटोकेमिकल होगा, और कोरिलेशन डायग्राम से अगर हमको इसकी स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स क्या होंगे, उनकी सिमेट्री क्या होगी, इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ आप देखिए कि ये ब्यूटाडाइन है, और ब्यूटाडाइन के हमने ऑर्बिटल्स जो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनको डिटेल में अपने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर भी यहाँ आप 1 मिनट के लिए देख सकते हैं कि चूंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं, 4 p ऑर्बिटल हैं, चारों p ऑर्बिटल इस तरह से आपस में ओवरलैपिंग करेंगे कि psi1 सभी इन द फेज होंगे, इस तरह से psi2 में 1 नोड होगा, psi3 में यहाँ और यहाँ 2 नोड होंगे, यहाँ 3 नोड होंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और अगर आप psi1 psi2 psi3 psi4 के m एंड c2 सिमेट्री को देखें, जिसका डिस्कशन पहले किया जा चुका है, तो psi1 का m सिमेट्री s, psi2 का a एंटी सिमेट्रिक, psi3 सिमेट्रिकल, psi4 एंटी सिमेट्रिकल। इसी तरह से इनका C2 सिमेट्री आप देखिए, जो रिएक्टेंट है psi1 का एंटी सिमेट्रिकल है, psi2 का सिमेट्रिकल है, psi3 का एंटी सिमेट्रिकल है और psi4 का सिमेट्रिकल है। अगर कार्बन नंबर 1, इसी में आप देखिए कि कार्बन नंबर 1 का ऑर्बिटल और कार्बन नंबर 4 के ऑर्बिटल कान रोटेशन या डिस रोटेशन, जिस भी रोटेशन से रोटेट होकर के इंड टू इंड ओवरलैपिंग करें तो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यहाँ प्रोडक्ट में आप यहाँ देखिए, प्रोडक्ट में यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और मॉलिक्यूलर ऑटो थ्योरी क्या कहती है कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑटो थ्योरी ये कहती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो चूंकि यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा यहाँ, और एक सबसे ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे सिग्मा स्टार। बाकी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के जो ऑर्बिटल हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इसलिए एक पाई इन द फेज प्लस प्लस और दूसरा प्लस माइनस, तो एक पाई और एक पाई स्टार बनेगा। अब हम रिएक्टेंट साइड में देखें कि यहाँ 4 कुल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हुन रूल के अकॉर्डिंग psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन, psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ आप देखिए एक नया सिग्मा बॉन्ड बना है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एक नया पाई बॉन्ड भी यहाँ जनरेट हो रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा में होगा और 2 इलेक्ट्रॉन पाई में होगा। तो ये दोनों ही ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जबकि ये दोनों ऑर्बिटल जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो इस केस में ये HOMO हो गया, ये LUMO हो गया, जबकि सबस्ट्रेट के केस में Psi2HOMO हो गया और Psi3LUMO हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव इस रिएक्शन को लेकर के क्या स्टडी करना है कि पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि रिएक्शन थर्मल अगर हो रहा है तो कॉन रोटेशन से होगा कि डिस रोटेशन से होगा। बहुत क्लियर कट बात है कि रिएक्शन या तो थर्मली होगा या तो फोटोकेमिकली होगा। लेकिन अगर ये थर्मली हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कॉन रोटेशन के थ्रू हो रहा है कि डिस रोटेशन के थ्रू हो रहा है। इसी तरह से अगर ये थर्मल नहीं होकर के फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, क्या ये कॉन रोटेशन से हो रहा है कि डिस रोटेशन से हो रहा है। और किसी भी मेथड से, चाहे थर्मल हो कॉन या डिस हो रहा हो, चाहे फोटोकेमिकल कॉन या डिस रोटेशन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। एक बात बहुत क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में कि जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जबकि हम फोटो इरेडिएट करते हैं किसी भी रिएक्शन में फोटो इरेडिएट किया जाता है, तो हमेशा फोटो इरेडिएशन से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे तो HOMO जो होगा ग्राउंड स्टेट में, उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और अब HOMO चेंज हो जाएगा तो उसका HOMO उसका नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल होगा। 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए, इन पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने लिखा है कि अगर आप हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम से प्रूव करना चाहते हैं कि कोई रिएक्शन थर्मल होगा कि फोटोकेमिकल होगा, और थर्मल होगा तो कॉन रोटेशन से होगा कि डिस रोटेशन से होगा, या फोटोकेमिकल होगा तो कॉन रोटेशन से होगा कि डिस रोटेशन से अलाउड प्रोसेस होगा। तो यहाँ हमको क्या समझना है, वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट की सिमेट्री देखते हैं और प्रोडक्ट की सिमेट्री देखते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कॉन रोटेशन से हो रहा है तो कौन सी सिमेट्री हम देखेंगे, और डिस रोटेशन से हो रहा है तो कौन सी सिमेट्री देखेंगे। तो अगर रिंग की ओपनिंग और क्लोजिंग कॉन रोटेशन से हो रहा है तो आप रिएक्टेंट की C2 सिमेट्री देखेंगे और प्रोडक्ट की भी C2 सिमेट्री देख करके मैच कराएंगे, कोरिलेट करेंगे कि क्या दोनों की सिमेट्री कंजर्व है, सेम है या सेम नहीं है। इसी तरह से रिंग की ओपनिंग क्लोजिंग और डिस रोटेशन हो रहा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की M सिमेट्री देख करके हम कोरिलेट करेंगे कि क्या सिमेट्री कंजर्व है कि सिमेट्री कंजर्व नहीं है। अगर सिमेट्री कंजर्व होगी तो प्रोसेस अलाउड होगा, अगर सिमेट्री कंजर्व नहीं होगी तो प्रोसेस फॉरबिडन होगा। अब आप वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम से ब्यूटाडाइन को देखिए और मान के चलिए कि इस रिएक्शन को आप ये सब एज्यूम करना है। आपको समझना है कि थर्मली हम देखें कॉन रोटेशन से, थर्मली देखें डिस रोटेशन से। इसी तरह से फोटोकेमिकली हम कंसीडर करें कॉन रोटेशन से और फोटोकेमिकली कंसीडर करें डिस रोटेशन से, और देखें कि इन चारों पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सी पॉसिबिलिटी ऐसी है जो अलाउड है। यही हमको समझना है। तो अगर हम लोग कंसीडर करें कि ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटेन का इंटर कन्वर्जन हो रहा है और वो थर्मल हो रहा है बाय कॉन रोटेशन, तो चूंकि हमने कहा है कि कॉन रोटेशन से अगर आपको देखना है और थर्मल देखना है, कॉन रोटेशन से देखना है तो आप C2 सिमेट्री देखेंगे, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी। तो हमने यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ आप देखिए C2 सिमेट्री लिया हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की। ये देखिए ये Psi1 Psi2 Psi3 Psi4 रिएक्टेंट साइड है जिसकी C2 सिमेट्री AS है, जो सिमेट्री वाले टॉपिक में आप पीछे वाले आप स्लाइड पर जाकर के देख सकते हैं, या हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग सिमेट्री को समझते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट की C2 सिमेट्री देखें तो SA है, जो सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार है। अगर हम फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो रिएक्टेंट साइड में Psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, Psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि प्रोडक्ट साइड में सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है। तब आप यहाँ एक चीज़ देखिए कि रिएक्टेंट साइड में एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट साइड में भी एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जिस तरह की सिमेट्री यहाँ है उसी तरह की रिएक्टेंट में उसी तरह की सिमेट्री प्रोडक्ट में है। ठीक इसी तरह से अगर आप उसके आगे वाले ऑर्बिटल को देखिए तो रिएक्टेंट में एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से आप देखिए रिएक्टेंट में एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रोडक्ट में भी एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह से रिएक्टेंट में एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रोडक्ट में भी एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह की सिमेट्री रिएक्टेंट साइड में है ठीक उसी तरह की सिमेट्री प्रोडक्ट साइड में भी है,
तो आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री कंजर्व हो रही है। अगर आप थर्मली कान रोटेशन से रिएक्शन को करवाएंगे तो इसका मतलब दिस प्रोसेस इज सिमेट्री अलाउड प्रोसेस। अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी को देखें कि यही रिएक्शन अगर थर्मली हो रहा हो लेकिन डिस रोटेशन से हो रहा है, तो हमने बताया था कि अगर आप डिस रोटेशन से रिएक्शन को कंसीडर करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एम सिमेट्री को लेकर के आप कोरिलेट करेंगे क्या सिमेट्री कंजर्व हो रही है कि सिमेट्री कंजर्व नहीं हो रही है। यहाँ आप देखिए हमने रिएक्टेंट की सिमेट्री ले रखी है, psi1 psi2 psi3 psi4 है, AS सिमेट्री है। और इसी तरह से प्रोडक्ट साइड की के जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा पाई पाई स्टार और सिग्मा स्टार, इनकी सिमेट्री एस एस ए है, तो ये प्रोडक्ट की एम सिमेट्री है। अब आप एक चीज़ और देखिए कि ये चूँकि थर्मल रिएक्शन है तो हुन रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि सबस्ट्रेट साइड में psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, psi2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक उसी तरह से प्रोडक्ट साइड में भी आप देखिए कि सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है और पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ से कंपेयर कीजिए सिमेट्री को कि यहाँ एक एस ऑर्बिटल है सबस्ट्रेट में, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा आप देखिए कि रिएक्टेंट में एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इधर प्रोडक्ट साइड में कोई भी ऐसा एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल नहीं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये सिमेट्री दोनों कंजर्व नहीं हो रही है। इधर जैसी सिमेट्री है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में वैसी सिमेट्री नहीं है। इसी तरह से आप psi3 को देखिए, यहाँ एक ऐसा सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऐसा कोई सिमेट्रिकल ऑर्बिटल नहीं इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो ये भी सिमेट्री कंजर्व नहीं है। हाँ, ये एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल सबस्ट्रेट में है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रोडक्ट में भी एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जिस तरह की सिमेट्री यहाँ है सबस्ट्रेट में, एग्जैक्टली उसी तरह की सिमेट्री आपको प्रोडक्ट में नहीं दिख रही है। तो आप कह देंगे कि यहाँ सिमेट्री अगर आप इसको थर्मली डिस रोटेशन से करवाएंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री कंजर्व नहीं करेगी। इसका मतलब हो गया कि ये प्रोसेस सिमेट्री के अकॉर्डिंग फॉरवर्डेड प्रोसेस है और ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अब इसी रिएक्शन को हम फोटोकेमिकली देखते हैं कि क्या रिएक्शन फोटोकेमिकली संभव है कि नहीं। तो आप फोटोकेमिकल रिएक्शन को देखेंगे ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटेन इंटरकन्वर्जन को भी, तो उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कान रोटेशन से होगा कि डिस रोटेशन से होगा। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएं और कान रोटेशन से लें, तो चूँकि हम जब भी कान रोटेशन से लेते हैं तो C2 सिमेट्री देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। और दूसरी बात यहाँ जो याद करने ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जब भी हम फोटोकेमिकल प्रोसेस करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है और इसलिए HOMO चेंज हो जाता है। तब आप पिछले वाले स्लाइड में जाकर के देखेंगे तो psi2 HOMO था, जबकि यहाँ जैसे हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन कराया psi2 का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के psi3 में चला गया, अब ये HOMO हो गया। इस तरह से प्रोडक्ट साइड में भी यही होगा कि पाई का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के पाई स्टार में चला गया, अब ये HOMO हो गया। अब जरा इनकी दोनों की सिमेट्री को मैच करा करके देखिए रिएक्टेंट साइड में एक ऐसा एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इधर प्रोडक्ट साइड में कोई भी ऐसा एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल नहीं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल ऐसा इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप कहेंगे कि इसकी सिमेट्री इस तरफ जो है वो कंजर्व नहीं हो रही है, रिएक्टेंट साइड की सिमेट्री प्रोडक्ट साइड में कंजर्व नहीं हो रही है। उसी तरह से अगर आप देखिए कि रिएक्टेंट में एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि प्रोडक्ट में देखिए एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये इसकी सिमेट्री कंजर्व हो रही है, मैच हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है psi3 जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक ऐसा एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इसी तरह से psi4 का सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि यहाँ इसके पास एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री कंजर्व नहीं हो रही है, इसलिए ये प्रोसेस फॉरबिडन प्रोसेस होगा, सिमेट्रिकली ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसी रिएक्शन को फोटोकेमिकली डिस रोटेशन से देखें तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम डिस रोटेशन से कोई रिएक्शन देखते हैं तो एम सिमेट्री को कोरिलेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो यहाँ एम सिमेट्री को अगर आप कोरिलेट कीजिए तो देखिए ये एम सिमेट्री रिएक्टेंट की है, ये एम सिमेट्री प्रोडक्ट की है। अब आप दोनों को कोरिलेट करके देखिए यहाँ सबस्ट्रेट साइड में रिएक्टेंट साइड में एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ प्रोडक्ट में एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ सबस्ट्रेट में एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सबस्ट्रेट में एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ सबस्ट्रेट में एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो यहाँ प्रोडक्ट में भी एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन आप करवाएंगे और डिसरोटेशन से करवाएंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री कंजर्व है। जैसी सिमेट्री रिएक्टेंट की है एग्जैक्टली वैसी ही सिमेट्री प्रोडक्ट की है, इसलिए ये सिमेट्रिकल अलाउड प्रोसेस होगा डिसरोटेशन से। तो इन चार प्रोसेस को देखने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कि ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटीन का जो इंटर कन्वर्जन है वो थर्मली कान रोटेशन से पॉसिबल है और फोटोकेमिकली डिसरोटेशन से पॉसिबल है, और इसका कॉन्सिक्वेंस आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर दिखता है। आप यहाँ देखिए, ये एक सबस्ट्रेट है जिसको हम लोग कहते हैं सिस ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन। देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, तो हेक्सा हो गया। 2 डाइन मतलब 2 पाई बॉन्ड है तो डाइन हो गया। ये सिस और ट्रांस का मतलब क्या है, आप देखिए इस कार्बन पर, कार्बन नंबर 2 पर यहाँ हाइड्रोजन इस तरफ है, जबकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन इसके यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये कार्बन जो है वो ट्रांस है। जबकि यहाँ आप देखिए ये हाइड्रोजन जिस तरफ है यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा जो उसी तरफ होगा, इसलिए ये होगा सिस। तो आप कहेंगे कि सिस ट्रांस को अगर लेकर के चलते हैं और इसको हीट करते हैं, तो हमने कहा है कि थर्मल जब भी कराएंगे तो कान रोटेशन होगा, तो आप कान रोटेशन से इसको रोटेट कीजिए कार्बन नंबर 1 के पी ऑर्बिटल को, कार्बन नंबर 4 के पी ऑर्बिटल को, कार्बन नंबर 2 के पी ऑर्बिटल को और कार्बन नंबर 5 के पी ऑर्बिटल को। तो आप देखेंगे कि ये अगर दोनों क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं तो ये CH3 ऊपर की तरफ जा रहा है और ये CH3 भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब दोनों CH3 का मूवमेंट एक तरफ हो रहा है, तो ये सिस प्रोडक्ट देगा। और दूसरा आप देख लीजिए कि अगर यहाँ हमने ट्रांस और ट्रांस लिया है, आप यहाँ देखिए कार्बन 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन 3 नंबर पर, हाइड्रोजन 2 नंबर पर एक दूसरे के अपोजिट से, इसलिए ट्रांस है। इस तरह से कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें 4 नंबर पर हाइड्रोजन इस तरफ होगा और 5 नंबर पर इस तरफ है, इसलिए ये भी ट्रांस है। अगर आप ट्रांस सबस्ट्रेट लेते हैं और इसको हीट करते हैं तो हीट से हमने कहा है कि कान रोटेशन से रिएक्शन होता है। तो आप देखिए कि ये CH3 रोटेट होगा तो ऊपर रहेगा, जबकि ये हाइड्रोजन ऊपर रहेगा। इसका मतलब ये CH3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा ट्रांस प्रोडक्ट होगा। तो प्रैक्टिकली भी ये प्रूव हो रहा है कि किस तरह से थर्मल रिएक्शन जो होता है वो कान रोटेशन के द्वारा होता है, और यही कोरिलेशन डायग्राम भी हमारा कहता है। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो 1,3,5 हेक्साट्राइन है। देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 पर डबल बॉन्ड है, ये हेक्साट्राइन है। इसको अगर हम हीट करें और फोटो इरेडिएट करें तो ये हेक्साडाइन, साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए साइक्लिक कंपाउंड, इसमें 6 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्साडाइन। यहाँ कुल 3 पाई बॉन्ड हैं रिएक्टेंट साइड में, जबकि प्रोडक्ट साइड में आप देखते हैं तो 2 पाई बॉन्ड हैं। तो आप कह सकते हैं, और एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ 1 पाई बॉन्ड कंज्यूम हो रहा है और एक नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो ठीक पिछले रिएक्शन की तरह है कि क्या ये रिएक्शन थर्मल होगा कि फोटोकेमिकल होगा। अगर थर्मल होगा तो कैसे होगा, कान रोटेशन से होगा कि डिसरोटेशन से होगा। अगर फोटोकेमिकल होगा तो कैसे होगा, कान रोटेशन से होगा कि डिसरोटेशन से होगा। और जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों को देख करके दोनों के ऑर्बिटल की सिमेट्री को लिखते हैं। चूँकि इसके जो सबस्ट्रेट हमारा है 1,3,5 हेक्साट्राइन, इसकी सिमेट्री के बारे में डिटेल में चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। बस यहाँ आप जान लीजिए कि साई 1 कुल यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो हुन रूल के अकॉर्डिंग साई 1 में 2, साई 2 में 2 और साई 3 में 2 इलेक्ट्रॉन। तो साई 3 विल बिहेव लाइक एन HOMO, और इसका M सिमेट्री इस तरह से होगा और C2 सिमेट्री इस तरह से होगा। अगर आपको सिमेट्री समझना है तो हमारा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें सिमेट्री को अच्छे से समझाया गया है कि कैसे सिमेट्री हम देखते हैं, M और C2 सिमेट्री। लेकिन यहाँ है क्या, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के जो पी ऑर्बिटल हैं, अगर वो कान रोटेशन या डिस रोटेशन से रोटेट हों तो ये दोनों मिल करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तभी एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। और 2 ऑर्बिटल अगर मिल करके यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड में 2 पी ऑर्बिटल अगर मिल रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक सिग्मा बॉन्डिंग होगा और एक सबसे ऊपर जिसकी एनर्जी होगी उसको कहेंगे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह से प्रोडक्ट में आप देखिए कि यहाँ 2 नए पाई बॉन्ड बने हैं। कार्बन नंबर 1, 2, 3 के बीच में एक पाई बॉन्ड बना है
एंड 4 5 के बीच में एक पाई बॉन्ड बना है। तो 4 पाई बॉन्ड बने हैं, सॉरी 2 पाई बॉन्ड बने, इसमें 4 पी ऑर्बिटल हैं। तो ये चारों पी ऑर्बिटल ब्यूटाडाइन की तरह हो गए। तो ब्यूटाडाइन की तरह जो बाकी जो 4 पी ऑर्बिटल हैं वो ब्यूटाडाइन की तरह 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने चाहिए। उसमें देखिए ये पाई 1 है, ये पाई 2 है, ये पाई 3 है, ये पाई 4 है। और इसके जो फेज होंगे ऑर्बिटल्स के उसको आप हमेशा ब्यूटाडाइन की तरह देखेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्रोडक्ट साइड में जो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, एक सिग्मा और एक सिग्मा बॉन्डिंग, एक सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, इसी तरह से 2 पाई बॉन्डिंग और 2 पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो आप कहेंगे कि एक नया सिग्मा बॉन्ड बना है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नए पाई बॉन्ड बने हैं, ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन, कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हुन रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा यहाँ। इस तरह से सिग्मा पाई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और पाई 2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो पाई 2 विल बिहेव लाइक एन HOMO। और यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है या पाई बॉन्ड के जो ऑर्बिटल हैं, इनसे एनर्जी जो है वो सिग्मा की कम होती है। तो इसलिए कभी भी आप साई 1 के पैरेलल में आप सिग्मा को नहीं लिखेंगे। हमेशा सिग्मा, आप इस तरह से एनर्जी लेवल को अगर देखेंगे तो हमेशा इस लेवल में देखिए कि साई 1 से सिग्मा की एनर्जी थोड़ी कम ही रहेगी। जबकि यहाँ पाई 1 में आप देखिए तो 4 पी ऑर्बिटल हैं, तो इसका एनर्जी लेवल वैसा होगा जैसा कि ब्यूटाडाइन का होता है। तो आप इन सब की एनर्जी लेवल को भी देखिए कि ऐसा नहीं है कि आप साई 1 के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ सिग्मा को लिख दीजिए और साई 6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ सिग्मा स्टार को लिख दीजिए। इन सब की एनर्जी में डिफरेंस होगा, एक लाइन में कभी नहीं लिखे जाएंगे ये सब। दूसरी बात यहाँ जो समझने वाली है कि जो प्रोडक्ट बना है इसमें एम और C2 सिमेट्री आप कैसे देखेंगे। अब आप देखिए सिग्मा में अगर आपको एम सिमेट्री देखना है प्रोडक्ट में, तो आप यहाँ मिड में एक मिरर रखिए और आप देखिए कि ये जो आधा पोर्शन है इस आधे पोर्शन का मिरर इमेज है। इसका मतलब कि जो सिग्मा ऑर्बिटल है वो मिरर प्लेन में सिमेट्रिकल होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पाई 1 में आप देखिए, आप यहाँ मिरर रखिए, देखिए ये जो है पॉजिटिव फेज, इस पॉजिटिव फेज का मिरर इमेज दिखेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव का मिरर इमेज दिखेगा। ओवरऑल आपको आधा मॉलिक्यूल या आधा स्ट्रक्चर, आधे स्ट्रक्चर का मिरर इमेज दिखेगा। तो पाई भी आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पाई 2 को देखेंगे और अगर आपने यहाँ मिरर रख दिया, सपोज कि आपने यहाँ मिरर रखा, तो आप यहाँ मिरर रखते हैं तो ये पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है, इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं होगा, तो एम एंटी सिमेट्रिकल होगा। आप यहाँ इस तरह से आधे पर रखेंगे, मिड में रखेंगे तो ये इसका मिरर इमेज होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। आप यहाँ रखेंगे पाई 1 स्टार में, यहाँ देखिए ये आधा आधे का मिरर इमेज नहीं है इसलिए एंटी सिमेट्रिकल है। जबकि यही अगर आप मिरर यहाँ रख दीजिए, देखिए आधे पर, तो देखिए ये ऑर्बिटल पॉजिटिव है फेज में है और ये निगेटिव फेज में है, इसका मतलब दोनों दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिकल होगा। इसी तरह से C2 सिमेट्री अगर आपको देखना है तो हमने कहा था कि मोस्ट डिस्टेंट लोब को आप देखेंगे, तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ निगेटिव है इसके और इसके बीच में, तो आप क्या करेंगे, इस लोब से इस लोब को मैच कराइए, इन दोनों लोब को आपस में मैच कराइए। अगर दोनों का सेम फेज हो तो सिमेट्रिकल, तो चूंकि यहाँ निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, दोनों का फेज सेम है तो ये सिमेट्रिकल हो गया। इस तरह से यहाँ देखिए इस कार्बन को आप इस कार्बन को आप इससे मैच कराइए, देखिए यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका एंटी सिमेट्रिकल क्योंकि फेज डिफरेंट हो गया। जबकि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है तो ये फेज सेम है तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। आप यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है तो ये फेज डिफरेंट है तो ये C2 एंटी सिमेट्रिकल हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव है, दोनों सेम फेज में है तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। और यहाँ आप देखिए सिग्मा वाले में ये निगेटिव है और इसको आप ये इससे मैच कराते हैं तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये दोनों ही अपोजिट फेज में है तो एंटी सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री को हम समझ लिए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर इस रिएक्शन को थर्मल करवाया जाए तो कैसे होगा। आप जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन को थर्मल करवाइए
तो कान रोटेशन से भी हो सकता है, डिस रोटेशन से। हमको चेक ही यही करना है कि कान से होगा कि डिस से होगा। तो पहला हम लेते हैं कि अगर इसको कान रोटेशन से थर्मली करवाया जाए, कान रोटेशन से, तो हम देखेंगे रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की C2 सिमेट्री। तो C2 सिमेट्री हमने यहाँ लिख रखा है रिएक्टेंट की भी, और C2 सिमेट्री लिख रखा है प्रोडक्ट की। अब आप फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख लीजिए। यहाँ psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन, psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन, psi3 में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी ऊपर के 3 ऑर्बिटल जो है वैकेंट हैं। जबकि प्रोडक्ट साइड में देखिए सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई2 स्टार, पाई1 स्टार, सिग्मा स्टार, ये सब वैकेंट ऑर्बिटल हैं, जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था। अब आप जरा इसको समझिए कि यहाँ रिएक्टेंट साइड में एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट साइड में भी एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ रिएक्टेंट साइड में एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल दिख रहा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल दिख रहा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हम और ऊपर बढ़ते हैं psi3 की तरफ, तो यहाँ रिएक्टेंट साइड में एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ जो बचे हुए जितने भी ऑर्बिटल हैं उसमें कोई भी एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल नहीं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हों। एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है उसके आगे, लेकिन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सिमेट्री मैच नहीं कर रहे, कंजर्व नहीं हो रही। जैसी सिमेट्री है वैसी रिएक्टेंट में, वैसी सिमेट्री प्रोडक्ट में नहीं है। इसी तरह से आप psi4 को देखिए, तो यहाँ एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जबकि यहाँ आप देखिए जो ऑर्बिटल जिसके ऊपर हम लोग चल रहे थे, यहाँ एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कंजर्व नहीं हो रही है। एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल विदाउट इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है तो उसको कंजर्व है। यहाँ सिमेट्रिकल है और यहाँ भी सिमेट्रिकल है, दोनों के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये सिमेट्री कंजर्व है। लेकिन अगर हम ओवरऑल के केस में देखें तो यहाँ 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी वैसा कोई 2 ऑर्बिटल आपको नहीं मिल रहा है जैसा कि रिएक्टेंट साइड में है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सिमेट्री अगर आप कान रोटेशन से रिंग ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे तो कंजर्व नहीं होगा, तो इट इज़ ए फॉरबिडन प्रोसेस। ये कभी भी थर्मली कान रोटेशन से नहीं हो सकता। अगर इसी रिएक्शंस को हम देखें कि थर्मली डिस रोटेशन से होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ आप देखिए हमने थर्मल हीट का एक सिंबल बनाया हुआ थर्मल का, और डिस रोटेशन से रिंग ओपनिंग क्लोजिंग हमने लिखा है। हम जानते हैं कि जब भी डिस रोटेशन से हम देखेंगे तो एम सिमेट्री रिएक्टेंट प्रोडक्ट की देखेंगे। यहाँ रिएक्टेंट की हमने एम सिमेट्री लिख रखी है, प्रोडक्ट की एम सिमेट्री लिख रखी है। अब आप देखिए यहाँ की रिएक्टेंट में सिमेट्रिकल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी सिमेट्रिकल 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैच कर रहा है। यहाँ रिएक्टेंट में एंटी सिमेट्रिकल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी एंटी सिमेट्रिकल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिमेट्री मैच कर रही है। यहाँ रिएक्टेंट में सिमेट्रिकल में 2 इलेक्ट्रॉन है psi3 में, तो प्रोडक्ट में भी एक ऐसा ऑर्बिटल है जो सिमेट्रिकल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से psi4 की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ भी प्रोडक्ट में भी एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हैं जिनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरह से psi5 को देखिए, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, यहाँ रिएक्टेंट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रोडक्ट में भी आप देखिए एक ऐसा सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। psi6 की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रिएक्टेंट में एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जैसी सिमेट्री रिएक्टेंट की है एग्जैक्टली वैसी ही सिमेट्री प्रोडक्ट की बन रही है। इसका मतलब सिमेट्री कंजर्व हो रही है, तो इट इज ए अलाउड प्रोसेस। तो आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्री अलाउड प्रोसेस है। तो अगर आप 135 हेक्साट्राईन को हीट करेंगे तो हमेशा डिस रोटेशन से रिंग ओपनिंग क्लोजिंग होगी, कान रोटेशन से नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम इसको चेक करें कि क्या ये रिएक्शन फोटोकेमिकली होता है कि नहीं होता है, तो हमने एक ही बात समझनी है कि अगर रिएक्शन फोटोकेमिकल होगा तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। पिछले में जो psi3 ऑर्बिटल था वो HMO था, जबकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर के psi4 में चला गया रिएक्टेंट में, देखिए अब psi4 HMO हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट का जो था वो पाई2 HMO था, लेकिन चूंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो यहाँ भी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो पाई2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के पाई1 में चला गया, तो अब ये HMO हो गया। अब आप देखिए कि इस रिएक्शन को अगर हम कान रोटेशन से देखना चाहते हैं तो C2 सिमेट्री रिएक्टेंट की लेंगे और C2 सिमेट्री प्रोडक्ट की भी लेंगे। अब आप देखिए यहाँ कि यहाँ psi1 में एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट में भी एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से psi2 को देखिए, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोडक्ट में भी एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ psi3 एंटी सिमेट्रिकल 1 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोडक्ट में भी एंटी सिमेट्रिकल 1 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है। यहाँ psi4 को देखिए, सब एक सिमेट्रिकल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ प्रोडक्ट में भी एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से अगर हम psi5 की तरफ चलते हैं तो एंटी सिमेट्रिकल विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी एंटी सिमेट्रिकल विदाउट इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से psi6 की तरफ चलते हैं तो सिमेट्रिकल विदाउट इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी सिमेट्रिकल विदाउट इलेक्ट्रॉन है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रखने वाले सबस्ट्रेट में है एग्जैक्टली उसी तरह के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रखने वाले प्रोडक्ट में भी बन रहे हैं, तो सिमेट्री कंजर्व हो रही है, इसलिए ये
एलाउर प्रोसेस होगा। अगर हम इस रिएक्शन को चेक करना चाहें कि क्या फोटोकेमिकली डिस रोटेशन से होगा कि नहीं, तो हमको दो बातें सिर्फ ध्यान में रखनी है कि चूंकि फोटोकेमिकल हो रहा है इसलिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हमेशा आपका HOMO चेंज हो जाएगा। psi3 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के psi4 में चला गया है यहाँ, और pi2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के pi2 स्टार में चला गया है। तो नाउ सबस्ट्रेट के केस में psi4 जो है HOMO की तरह काम करेगा, और प्रोडक्ट के केस में pi2 स्टार जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर है वो HOMO की तरह काम करेगा। इसके साथ ही साथ दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर हम डिस रोटेशन से ले रहे हैं तो एम सिमेट्री को देखेंगे। एक बात ध्यान रखिए आप कि अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो कि डिस रोटेशन से कौन सिमेट्री देखेंगे, कान रोटेशन से कौन सिमेट्री देखेंगे, तो आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, सी से कान होता है और सी से C2, दोनों सी को एक साथ रखिए। तो जब भी आप कान रोटेशन से कोई रिएक्शन को रिंग ओपनिंग क्लोजिंग देखेंगे तो हमेशा C2 सिमेट्री को देखिए। इसके बाद अगर डिस से देखते हैं तो एम सिमेट्री को देखिए। चूंकि हम यहाँ डिस रोटेशन से देख रहे हैं इसलिए सबस्ट्रेट की भी एम सिमेट्री हमने ले रखी है और प्रोडक्ट की भी एम सिमेट्री ले रखी है, और सबको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सबस्ट्रेट में जैसी सिमेट्री है प्रोडक्ट में भी वैसी सिमेट्री बन रही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है। यहाँ psi2 में एंटी सिमेट्रिकल है 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबस्ट्रेट में कोई भी ऐसा एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल नहीं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि देखिए सिमेट्री अब कंजर्व नहीं हो रही है। इस तरह से psi3 में देखिए आप कि यहाँ एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एंटी सिमेट्रिकल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एंटी सिमेट्रिकल विदाउट इलेक्ट्रॉन है। यहाँ सिमेट्रिकल अगर आप देखिए psi5 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ एक सिमेट्रिकल इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। भले ही psi6 का एक एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और सिग्मा स्टार का एंटी सिमेट्रिकल ऑर्बिटल उसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कंजर्व हो रहा है। लेकिन आप ओवरऑल में देखेंगे, टोटल में देखेंगे तो आपको जैसे सबस्ट्रेट के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रखने वाले हैं उस तरह से प्रोडक्ट के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रखने वाले नहीं दिख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएंगे तो डिस रोटेशन से एक फॉरवर्डिंग प्रोसेस होगा, इसीलिए इक्विलिब्रियम लिख करके यहाँ क्रॉस मारा गया है ताकि आपको समझ में आए कि ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हेक्साट्राइन साइक्लोहेक्साडाइन इंटरकन्वर्जन को हम देखते हैं, तो जो कंक्लूजन कोरिलेशन डायग्राम से निकल करके सामने आता है वो है कि थर्मली जो है वो डिस रोटेशन से पॉसिबल है और फोटोकेमिकली कान रोटेशन से पॉसिबल है। अब यहाँ हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि आप देखिए कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये हमारा हेक्साट्राइन सब्स्टिट्यूटेड है, जैसे कार्बन नंबर 1 पर एक CH3 लगा हुआ है, कार्बन नंबर इसमें जो अनसेचुरेशन है वहाँ भी देखिए यहाँ कार्बन नंबर 1 पर एक CH3 है और कार्बन नंबर 6 पर भी एक CH3 लगा हुआ है। तो आप कहिए कि कार्बन नंबर 1 पर जो अनसेचुरेशन है और एक CH3 है जो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा गया है, तो यहाँ जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री है इस सब्जेक्ट का, अब देखिए कि ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, क्योंकि कार्बन नंबर इस 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में देखिए जो मल्टीपल बॉन्डिंग है उसमें कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोजन इस तरफ है तो कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन इस तरफ है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका ट्रांस हो जाएगा। जबकि आप यहाँ देखिए इसमें दोनों ही हाइड्रोजन एक साइड होंगे तो ये स्ट्रक्चर सिस हो जाएगा। जबकि आप इस डबल बॉन्ड पर देखिए तो ये हाइड्रोजन इस तरफ है जबकि अगला हाइड्रोजन इस तरफ है, तो ये स्ट्रक्चर ट्रांस होगा। तो इसीलिए आप कहिए कि ट्रांसिस ट्रांस है, ट्रांसिस ट्रांस 2 4 6 ऑक्टाट्राइन। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर मल्टीपल बॉन्ड है, 4 पर है और 6 पर है, और कुल 8 कार्बन है। तो इसको अगर आप हीट करेंगे तो कंक्लूजन ये कहता है कोरिलेशन डायग्राम से कि थर्मली ये डिस रोटेशन से ही पॉसिबल होगा। तो देखिए यहाँ जो पी ऑर्बिटल होगा इसको मैंने क्लॉकवाइज रोटेट करके दिखाया है, और यहाँ कार्बन इस कार्बन पर जो पी ऑर्बिटल है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके दिखाया गया है, क्योंकि इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में रिंग क्लोजर होना है, इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में रिंग क्लोजर होना है। तो अब आप देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया, और इस रोटेशन में आप देखिए कि ये CH3 ऊपर की तरफ जा रहा है और ये CH3 जो है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसको हमने डिस रोटेशन से रोटेट किया है। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो दोनों सेम साइड में चले गए हैं। तो यहाँ सिस प्रोडक्ट निकल करके सामने आया है। जबकि आप देखिए ट्रांसिस अगर हम लेकर के चलते हैं, ये क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ आपको देखने को क्या मिल रहा है
कि ट्रांस स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, जहां हम पहले से ही ये बता सकते हैं कि प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी सबस्ट्रेट को देख करके। तो ऐसे सारे रिएक्शंस को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहा जाता है। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री पर फर्क पड़ता है। अब हम लोग आगे देखेंगे इन सारे रिएक्शंस को। ब्यूटाडाइन साइक्लो ब्यूटीन इंटरकन्वर्जन या हेक्साट्राइन साइक्लोहेक्साडाइन इंटरकन्वर्जन को अगर हम लोग दूसरे मेथड से देखें कि क्या सेम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं एफएमओ मेथड से, तो एफएमओ मेथड में हमने कहा है कि सिर्फ एचओएमओ को हम लोग लेते हैं और एचओएमओ को ले करके हम लोग क्या देखते हैं कि एक कान रोटेशन से डिस रोटेशन से अगर इसको हम लोग चेक करें तो जो वो दो कार्बन जिनके आर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रहे हैं और जो आर्बिटल आपस में ओवरलैप होकर के सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं, अगर वो सेम फेज में ओवरलैप हों तब तो वो प्रोसेस अलाउड होगा। अगर उनको ओवरलैप करने वाले आर्बिटल के फेज अपोजिट हो जाएं तो प्रोसेस फॉरबिडन प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि हमने ब्यूटाडाइन साइक्लोब्यूटीन इंटरकन्वर्जन को थर्मली देखा है। अगर आप थर्मल देखते हैं तो आप कहते हैं कि साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। अगर साई 2 ही एचओएमओ होता है, क्योंकि थर्मल के केस में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फोटोकेमिकल के केस में एक्साइटेशन होता है, तो थर्मल के केस में साई 2 जो है एचओएमओ की तरह बिहेव करेगा। आप इसका अगर थर्मली कान रोटेशन से देखिए, ये कान रोटेट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो आप देखिए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के पास आ रहा है, यहाँ दोनों सेम फेज में मैच कर रहे हैं। तो आप एक ही लाइन में कह सकते हैं कि अगर इसको आप थर्मली करेंगे तो ये कान रोटेशन से रिंग ओपनिंग क्लोजिंग होगा। अगर यहाँ आप डिस रोटेशन से देखिए कि कार्बन नंबर 1 के पी ऑर्बिटल का ये लोब और कार्बन नंबर 4 के पी ऑर्बिटल का ये लोब आपस में मैच करेंगे और ये दोनों ही अपोजिट फेज में हैं, इसलिए ये रिएक्शन अलाउड नहीं होगा, फॉरबिडन होगा। इसी तरह से अगर इसको हम फोटोकेमिकली देखना चाहें तो हम देखेंगे कि फोटोकेमिकल कराने से क्या होता है कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब साई 3 जो है वो एचओएमओ की तरह काम करने लगेगा और साई 3 एचओएमओ हो गया। तो अगर इसको आप फोटोकेमिकली कान रोटेशन से करवाएंगे, देखिए कार्बन नंबर 1 का ये पॉजिटिव लोब और कार्बन नंबर 4 का ये जो ऑर्बिटल है इसका निगेटिव साइन वाला लोब आपस में मैच कर रहे हैं, इसलिए फॉरबिडन प्रोसेस होगा। जबकि अगर इसी को आप डिस रोटेशन से करवाइए तो दोनों सेम फेज में मैच हो रहे हैं, इसलिए ये अलाउड प्रोसेस होगा। सिमिलरली हेक्साट्राइन साइक्लोहेक्साडाइन को अगर हम देखते हैं थर्मली, देखिए अगर आप थर्मल देखते हैं तो साई 3 हमेशा एचओएमओ होगा, क्योंकि थर्मल के केस में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फोटोकेमिकली होता है। तो साई 3 यहाँ जो है वो एचओएमओ की तरह बिहेव करेगा। अगर हम साई 3 को लेकर के देखते हैं और कान रोटेशन से देखते हैं तो यहाँ आप देखिए कि कार्बन नंबर 1 का ये जो पी ऑर्बिटल है इसका ये लोब और कार्बन नंबर 6 के पी ऑर्बिटल का ये लोब मैच करेगा, जो कि दोनों डिफरेंट फेज में है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो इसका मतलब कि ये प्रोसेस नहीं हो सकता, या फॉरबिडन है। जबकि इसी को अगर हम डिस रोटेट करके देखें थर्मली तो देखिए कि कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब कार्बन नंबर 6 के पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव लोब ही आपस में मैच कर जा रहे हैं, दोनों सेम फेज में इंड टू इंड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसलिए आप कहिए कि ये अलाउड प्रोसेस है। तो आप देखिए कि रिजल्ट सेम आ रहा है, चाहे आप एफएमओ मेथड से देखिए चाहे पीएमओ मेथड से देखिए, एफएमओ मेथड से देखिए चाहे कोरिलेशन डायग्राम से देखिए। इस तरह से अगर इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकली देखें तो सिर्फ अंतर इतना ही आएगा कि अब साई 4 जो होगा वो एचओएमओ की तरह बिहेव करेगा, और इस केस में क्या होगा कि साई 4 एचओएमओ हो गया। तो अब अगर इसको हम कान रोटेशन से कराएंगे, आप देखिए तो कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल का लोब जो पॉजिटिव फेज वाला है और कार्बन नंबर 6 के पी ऑर्बिटल का लोब भी पॉजिटिव वाला मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये अलाउड प्रोसेस होगा। लेकिन अगर इसी को हम डिस रोटेशन से कराएं तो कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल आप देखिए इसका पॉजिटिव फेज और कार्बन नंबर 6 के पी ऑर्बिटल का निगेटिव फेज यहाँ आपस में ओवरलैप होने वाले हैं, इसलिए ये प्रोसेस कभी भी अलाउड नहीं होगा, प्रोसेस क्या होगा फॉरबिडन होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ हैं जिसको मैंने आप लोगों के लिए डाल रखा है, और ये मैंने मॉरिसन बॉयड की एक बुक है उसका एक पेज मैंने स्कैन करके डाला हुआ है। आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ब्यूटाडाइन हेक्साट्राइन या इसी तरह के साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के हैं क्वेश्चन, और इन सब पर डिस्कस हमने डिटेल में किया ही है। तो आप इन सब को सॉल्व कीजिए। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और जो अगला हमारा लेक्चर होगा
अब होगा वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपको कोई बात नहीं समझ में आई या कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। धन्यवाद।